बड़ा सौभाग्य संयोग है कि इस श्रृंखला की पूर्णाहुति लगभग संगीत के कार्यक्रम से हुई। शुभा मुद्गल जी के गायन से, अपने बरसों के साहचर्य से मैं जानता हूँ कि जिस तरह कुंवर जी के प्राण कविता में बसते थे, उसी तरह संगीत और सबसे अवागार्द कला जो है आधुनिक युग की फिल्म, उसमें भी बसते थे। इसलिए सर्वथा योग्य और बहुत ही प्रासंगिक था कि इस श्रृंखला की पूर्णाहुति शुभा जी के गायन से हुई। उनकी बातचीत भी बहुत ही रोचक, उत्तेजक सुनी। मंजरी जी के साथ मैंने बड़ा गहरा संतोष मुझे मिला उससे। जो लोग इस श्रृंखला में जिनकी भागीदारी रही, सब नाम तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है स्वयं अर्पण कुमार से शुरुआत हुई थी श्रृंखला की। फिर सबाई सिंह जी थे, शेखावत, निरंजन श्रोत्री थे, गौतम चटर्जी थे, विनोद भारद्वाज मेरे बहुत पुराने मित्र, ओम निश्चल, गिरधर राठी, सविता सिंह, अनामिका, गीत चतुर्वेदी, अरविंदाक्शन भी थे शायद, और लखनऊ के ही मेरे बहुत पुराने मित्र कुंवर जी के भी, नरेश सक्सेना, जिसमें शुभा मुद्गल भी अंत में जुड़ गई और बहुत ही सुंदर उनका योगदान रहा। मेरे लिए बड़ा अभूतपूर्व अनुभव था। एकाएक मैंने सोचा नहीं था, कभी इसका अनुभव नहीं हुआ कि कुंवर जी की कविता गाई भी जा सकती है और गायन में वो अपने ढंग से, अपने अर्थ में खिल भी सकती है। मैं सीधे ही अपनी बात शुरू कर देना चाहता था, लेकिन इनका आग्रह हमारे अर्पण कुमार जी का कि कुछ थोड़ा सा संस्मरणात्मक या उनके पत्र या डायरी का कुछ भी उल्लेख करते हुए आरंभ करूं, और उसके बाद विषय की गंभीरता को देखते हुए उस पर एकाग्र बातचीत शुरू करूं। ये 30 अप्रैल 2010 की मेरी डायरी है। सुनिएगा। कुंवर नारायण से बहुत लंबी बात हुई फ़ोन पर। उन्होंने अपनी अभी हाल की लिखी कविता भी फ़ोन पर सुनाई। फ़ोन पर अमूमन ऐसी गुंजाइश ही कहाँ होती है, लेकिन बड़े इत्मीनान से उन्होंने सुनाई। मज़ा आ गया। बड़े काम की बातें भी हुई उनके साथ। कुंवर जी को आधुनिक कविमाला वाले मेरे अपने संग्रह की भूमिका तो जची ही, कविताओं का चयन भी उन्हें अच्छा लगा। उनके मुँह से यह सुनना मेरे लिए बड़ा प्रीतिकर था कि बहुत प्रासंगिक है इस वक्त आपका यह कविता संग्रह। उन्होंने मेरी डायरी अकेला मेला का भी जिक्र किया। उस पर किसी और की सराहनात्मक टिप्पणी का भी, याद नहीं आ रहा किसकी, पर कह रहे थे कि यह संतोष की बात है कि आपकी इस डायरी की चर्चा हो रही है काफ़ी। एक ये डायरी छोटी सी 23 फरवरी की है। आज कुंवर नारायण का नया काव्य कुमार जीव पढ़ डाला पूरा। ऐसी सामग्री को काव्य का उपजीव्य बनाना एक असामान्य सी घटना लगती है हिंदी में, परंतु पूरा पढ़कर पाठक आश्वस्त हो जाता है कि कुमार जीव नामक विलक्षण विद्वान की जीवनी को इस रूप में प्रस्तुत करना एक ऐसा एडवेंचर है जिससे हिंदी कविता समृद्ध हुई है। महान चरित्र केवल अपने समय में ही नहीं जीता, अपनी चर्या से एक प्रति समय भी रचता है जो कि चिरंजीवी होता है। ऐसा स्वयं कुंवर जी का कवि का प्राकथन है इस कविता की शुरुआत में ही। सिल्क रूट पर बसा कूछा, जहाँ महायान के दृष्टा नागार्जुन हुए,
पर उनके दर्शन का पल्लवन और विकास भारत से कहीं अधिक चीन और मध्य एशियाई देशों में हुआ, जिसने कि बाइजेंटाइन संस्कृति तक को प्रभावित किया। कुमारजीव की माँ जीवा तुर्की चीनी राजवंश की थी और कूछा नरेश की बहन थी। पिता कश्मीरी राज परिवार से, जो कि व्यापार के सिलसिले में कूछा पहुँचे थे। वापस कश्मीर उन्हें जीवा ही लेकर आई। कुमारजीव को छांग आन के शासक फू चेन ने अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए आक्रमण करके प्राप्त किया। आरंभ में ही कवि का कथन है, मैं कुंवर जी के काव्यानुवाद पढ़ रहा हूँ। फिर से जिया जा सकता है कुमारजीव को, अनुवाद नहीं हो, मौलिक कविता है। फिर से जिया जा सकता है कुमारजीव को, जैसे उन्होंने जिया था तथागत को, क्योंकि कोई भी बुद्ध या कुमारजीव कभी मरता नहीं। वह एक विचार का जीवन है जिसे जिया जा सकता है कभी भी, उसके समय में जाकर या उसे अपने समय में लाकर। सचमुच यही किया है कुंवर नारायण जी ने, यही कहलवाया है अपने चरित नायक से भी। क्या कहलवाया है सुनिए। मैं अपनी कृतियों में निबद्ध अपना वह प्रति समय भी हूँ जिसमें मैं जीवित रहूँगा। कुमारजीव ने 17 वर्ष पूरे लियांगचौ में हिरासत में बिताए थे। कवि इसे कैसे देखता है, आप भी देखिए। कहते हैं, एक कारागार में भी संभव है प्रतिदिन एक नया जीवन। एक कारागार में भी संभव है प्रतिदिन एक नया जीवन। एक भाषा से दूसरी में प्रवेश करता है कुमारजीव, एक देश से दूसरे में, एक संस्कृति से दूसरी में, एक व्यक्ति से अधिक उसके विचारों में जीवन होता है। ये तो थी बानगी कुंवर जी के अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत इनोवेटिव काव्य कुमारजीव से। अब मैं अपना वक्तव्य जो मुझे कहना है कुंवर जी के काव्य की मुख्य विषय वस्तु के बारे में, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बड़ा लंबा संसर्ग रहा मेरा कुंवर जी से। 25-30 वर्ष का मेरी एक लगभग एक चर्या सी हो गई थी। साल में कम से कम 2 बार मैं कोई ना कोई निमित्त खोज ही लेता था लखनऊ जाने का, कि मुझे वहाँ कुंवर जी का साथ मिलेगा, उनके साथ रहने का, उनके साथ बातचीत करने का आनंद ही दूसरा होता। और हर बार कोई किसी न किसी प्रख्यात संगीतज्ञ से भी वहीं उनके घर पर ही मुलाकात हो जाती थी। हर तरह से बड़ा उन्मेषकारी और स्फूर्तिप्रद होता था उनका सत्संग मेरे लिए। मैंने अपने वक्तव्य को एक शीर्षक दिया था, जीवन का गहरा स्वीकार, कुंवर नारायण का काव्य कृतित्व। मित्रों, जो अनुभव जितना ही निजी होता है, जितना ही नज़दीकी होता है, उसे लेकर सार्वजनिक रूप से मुखर होना बड़ा अटपटा और मुश्किल काम लगता है। आज अभी इस क्षण भी मैं उस सेंसेशन को यथावत अपनी नस नाड़ियों में महसूस कर रहा हूँ, जो कि आज से कोई 50 वर्ष पूर्व कुंवर नारायण के चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम की कविताओं ने मुझ में जगाया था। वैसा ही ताजगी भरा उन्मेष, कहना चाहिए नवोन्मेष, उनके कालांतर में प्रकाशित हर संग्रह की कविताएं मुझ में उपजाती रही। न केवल कविता संग्रह बल्कि आकारों के आसपास नामक
कहानी संग्रह भी उनका, जो कि मुझे हिंदी कहानी की तत्कालीन गतिविधि से एकदम अलग और एकदम अप्रत्याशित गुणवत्ता वाली कहानियाँ लगी थी। यूँ लगने को तो उस समय मुक्तिबोध और रघुवीर साहब की कहानियाँ भी उतनी ही नई, उतनी ही उनके कवि स्वभाव की से घनिष्ठ, उसी की पूरक अभिव्यक्ति संपुष्टि सरी की लगती थी, किंतु कुंवर नारायण की कहानियों का स्वाद कुछ ज़्यादा ही विलक्षण और मेरे लिए सर्वथा अपूर्वानुमेय लगा था। मित्रों, सार्थक और महत्वपूर्ण कविता की मेरी एक अपनी कसौटी है, जिसे मेरी अपनी कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है कि बहुतों को वह निहायत ही अति परिचित और घिसी पिटी कसौटी लगेगी। मेरे लिए वही कवि महत्वपूर्ण है जिसकी पंक्तियाँ मेरी जुबान पर चढ़ जाएं और गाहे बगाहे याद आती रहें, यानी जो रोज़मर्रा की जिंदगी जीते हुए सचमुच मेरे काम आए, मेरे लिए लगातार उत्तेजक, उन्मेषकारी, उपयोगी बनी रहें, या यूं कहूँ कि जो कविताएं मुझे बारंबार अपने पास बुलाएं, जिनका अर्थ मेरे लिए सदा प्रासंगिक, सदा पुष्टिकारी बना रहे। ये सिर्फ तथाकथित उद्धरणीय पंक्तियों की बात नहीं है, इसमें वह अक्षय ताजगी या नवोन्मेषशालिता वाली बात भी शामिल है। नित्य परिचित हो रहे फिर भी रहा कुछ शेष, जैसे श्रद्धा और मनु के प्रथम संसर्ग का वर्णन किया है प्रसाद जी ने कुमाई। उसमें नित्य परिचित हो रहे फिर भी रहा कुछ शेष, कुछ उसी तरह का संबंध कुंवर जी की कविता से मेरा रहा। अब यूँ तो नई कविता के पहले के, स्वयं नई कविता के और उसकी परवर्ती कविता के भी कई सारे कवि अपने प्रिय हैं, किंतु उस कसौटी पर उनमें से अधिकांश उतने खरे नहीं उतरते जो कसौटी मैंने सामने रखी आपके, कि वो बार बार याद आवें और जीवन के प्रासंगिक महत्वपूर्ण मौक़ों पर कहीं मदद करें, आपकी कुछ ऐसी भाविक शक्ति दें आपको, इसलिए याद आवे। लेकिन ये जो कसौटी है, इस पर अपने अच्छे कवि भी उतने खरे नहीं उतरते, न उस तरह बारंबार वे अपने पास बुलाते हैं हमें, न अपने समय को यानी कालगति को समझने में और उससे पार पाने में ही हमारी कोई खास मदद करते जान पड़ते हैं। अब इसका ये अर्थ कदापि मत समझिए कि वे अच्छे कवि नहीं हैं या कि उन्होंने सफल कविताएं नहीं लिखी हैं। आखिर वक्रोक्ति जीवित कविता भी कविता ही होती है, हर एक के वश की बात नहीं वैसी कविता लिख पाना भी। किंतु कवि से हमारी अपेक्षा लगता है कि एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता की ही नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता की भी होती है, जिस अपेक्षा को दूसरे क्षेत्रों के बुद्धिजीवी लोग पूरा नहीं कर सकते। जगत गति तो सभी को व्याप्ति है अपने अपने ढंग से, किंतु कवि को वह कैसे व्याप्ति है, किस स्तर पर व्याप्ति है। लोकमंगल की चिंता उसकी किस मानी में अन्य बुद्धिशालियों की चिंता से अलग अपनी विशिष्ट मूल्यवत्ता रचती है, यह भी उसके कवित्व की दीर्घ जीविता का एक रहस्य होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुंवर जी की ही एक कविता याद आ रही है, जिसका शीर्षक है तटस्थ नहीं, जो उनके इन दिनों नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इसलिए नहीं कि यह उनकी उत्कृष्टतम रचनाओं में है, बल्कि इसलिए कि इसमें कहीं वह बात बोलती है जिसे मैं कुंवर नारायण के कवित्व की उस खास अपनी पहचान और ख़ास अपनी गुणवत्ता की तरह परिभाषित एवं रेखांकित करना चाह रहा हूँ। कविता के बारे में खुद कविता की साखी से ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा मूल्यवान भला और क्या हो सकता है। कहावत ही है कि कविता का भरोसा करो, कवि का नहीं। तो लीजिए सुनिए
क्या कह रही है ये कविता? मैं उद्धृत कर रहा हूँ कविता में से पंक्तियाँ। कहते हैं, कवि कहता है, तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं, तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं, देखना चाहता हूँ एक जगमगाती दुनिया को डूबते सूरज के आधार से। अभी बाकी हैं कुछ पल और प्यार का एक भी पल बहुत होता है। इसी बहुलता को दे जाना चाहता हूँ पूरे विश्वास से इन विह्वल क्षणों में कि कभी कभी एक चमत्कार हुआ है पृथ्वी पर जीवन के इसी गहरे स्वीकार से। इसी प्रसंग, इसी पंक्ति से मैंने अपने व्याख्यान का नामकरण किया है। मुझे बहुत गहरी, बड़ी बुनियादी बात लगती है ये। कुंवर जी के का जो कवि स्वभाव है, कविता के साथ उनका जो संबंध है, भाविक, बौद्धिक, रागात्मक, ऐन्द्रिक, त्रिआयामी संबंध जो उनका बनता है कविता से, वह इस वाक्य में या वाक्यांश में प्रतिध्वनित होता है। मित्रों, कुंवर नारायण का कृतित्व मुझे लगता है ऐसे ही विह्वल क्षणों का, जिन क्षणों की इसमें चर्चा की गई है इस कविता में, ऐसे ही विह्वल क्षणों का और जीवन के इसी गहरे स्वीकार का अनूठा दस्तावेज है। किसी भी जीवनदायी अर्थ को हमें बार बार कमाना पड़ता है, नए सिरे से, नई भाषा के जरिए कमाना पड़ता है, क्योंकि हमारी चेतना और संवेदना अति परिचय के कारण ही परंपरागत प्रश्नों और परंपरागत उत्तरों के प्रति कुंद पड़ जाती है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, अंग्रेजी मुहावरा है ना, और संस्कृत में भी इसके वजन का आपने सुना होगा, अति परिचयात अवज्ञा। कुछ चीज़ें अभ्यस्त हो जाने से ही अपना रोमांच, अपना अर्थोत्तेजन क्षमता खो देती हैं। तो कवि का एक काम और बड़ा महत्वपूर्ण काम तो यही है कि कैसे वो जाले हटाए चीज़ों से, कैसे वो क्या ध्वनि, क्या अर्थ जो अभ्यास पड़ गया, हमारी जो अभ्यस्त भाव रूढ़ियाँ बन जाती हैं, उनको तोड़े, नया संवेदन, नया सेंसेशन भाषा का भी और भाव का भी वो हम में जागृत करें। तो मित्रों, कुंवर नारायण समझता हूँ इस अर्थ में सच्चे आधुनिक कवि है। उनकी कविता शान का काम करती है, हमारी आज की प्रश्नाकुलता, आज की अभिव्यक्ति पर धार चढ़ाने का और उन्हें सचमुच नया करने का बड़ा महत्वपूर्ण काम है, या और कोई नहीं कर सकता इसको कवि के सिवाय। जैसे प्यार इस कवि के लिए सर्वोच्च मानव मूल्य है, किंतु भावुकता से निरपेक्ष, सर्वथा निर्भ्रांत प्यार, तभी तो वह परिस्थिति और संस्कृति दोनों के प्रति समान रूप से संवेदनशील, समान रूप से दायित्वप्रवण भी होता है। सुनिए क्या कहते हैं वो कविता में, उनकी कविता क्या कहती है। फासले जो शब्दों को अलग करते, उन्हें एक दूसरे अर्थ में जोड़ते भी। फासले जो शब्दों को अलग करते, उन्हें एक दूसरे अर्थ में जोड़ते भी। विवशता उस प्यार की जो एक दूरी है, सामर्थ्य उस प्यार की जो जीवन है। देखिए, कुंवर नारायण को पढ़ना अपने आप को पढ़ने सरीखा प्रत्यक्ष और सहज अनुभव होता है, जो कि उम्र के साथ साथ अधिकाधिक प्रौढ़, अधिकाधिक पुख्ता होता जाता है। उनकी आरंभिक कविताओं के साथ ही मेरे वेदन तंत्र की जैसी जो लय मिल गई थी, जैसी जो नज़दीकी बन गई थी सहज, वह न केवल आगे भी बनी रही, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक उत्कर्ष भी होता रहा। कितना सहज स्वाभाविक होता है हमारी युवा चेतना के लिए
उन कवियों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना जो कि हमारी नई नई उभरती हुई अटपटी सी आत्मचेतना को उकसाने में सहायक होते हैं, एक नई तरह का आईना बन जाते हैं उसके लिए। कुंवर नारायण की कविता मेरे लिए यानी मेरे कवित्व के लिए एक ऐसा ही भरोसेमंद आईना बनी थी आज से एक अर्धशती पहले। सुनिए, ये कविता बिल्कुल, ये पंक्तियाँ ऐसी मेरी ज़बान पर चढ़ी हुई हैं। जीवन से वही मेल रोज धीरे धीरे, जीवन से वही मेल रोज धीरे धीरे, कर्ण दे मलिन आत्मदर्पण अति परिचय से, रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। किंतु सच्चा आधुनिक कवि यह भी बखूबी जानता है कि आज के इस अति बौद्धिक अति यांत्रिक युग में जैसी हो गई है हमारी जगत गति, इस रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ की जीवनदायी रहस्य भावना के विरुद्ध जाता है सारा जीवन व्यापार। आज हम पाते हैं कि कुंवर जी के कवित्व की विकास यात्रा में वेदन तंत्र की जो वल्नरेबिलिटी है, उसकी जो सहज वेद्यता है, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल टफनेस, बौद्धिक दृढ़ता का एक बड़ा ही विशिष्ट, बड़ा ही सर्जनात्मक मेल घटित होता है, जो उनके समकालीनों के बीच उनकी एक अलग ही पहचान बनाता है। जीवनानुभूतियों को एक विविध और विस्तृत वर्णपट को झलकाने वाली कविता है वह कुंवर जी की कविता। यहाँ आपको एक और दृश्यों और ध्वनियों के एकदम अछूते ऐन्द्रिक बिंब मिलते हैं। ऐसी सेंसुअस इमेजरी है उनकी, जैसे आप सबको मेरा ख्याल है याद आ जाएगा अगर आपने उनकी कविताएं पढ़ी ही होंगी। जैसे रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने, रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने धीरे से मुंह खोला। या ये पंक्ति सुनिए, तेज शराब की तरह मेज पर लुढ़की हुई शाम। दूसरी ओर मानवीय जो राग संबंध होते हैं ना, उनमें उपजती रिक्ति की भावना, अलगाव की ऐसी अनोखी आधुनिक व्यंजनाएं और किस कवि के यहाँ मिलती है मैं नहीं जानता। कुंवर जी की पंक्ति उद्धृत कर रहा हूँ, ये घनिष्ठ पीड़ाएं और पराये लोग, जैसे तारों के बीच आकाश की अपाट व्याकुलता के अनंत वियोग। मित्रों, अनुभव की ऐसी सर्वथा नई और अपने तात्कालिक तीखेपन से हमें सहमा देने वाली बोध कथा एक नई चीज थी जो नई कविता के युग में कुंवर जी जैसे उसके प्रतिनिधि कवि की संवेदना की मार्फत सुनने को मिली और हमारे चेतना का अंग बन गई। कोटेशन मैं उद्धरण दे रहा हूँ एक कविता से, तुमसे फिर मिल रहा हूँ, तुमसे फिर मिल रहा हूँ, तुम जैसे एक कथानक के पूर्व और मैं एक ट्रेजेडी के बाद। इसी तरह के मार्मिक जीवन प्रसंगों से निकली हुई बाहर और भीतर की द्वंद्वात्मकता का, मनस्थितियों और वस्तुस्थितियों का ऐसा प्रगल्भ, विटी और व्यंग विद्रूपमय जीवंत नाट्य बहुत दुर्लभ है। ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसा नयापन, एक बेमतलब कामकाजी दुनिया को, ये उनके शब्दों में, उनकी कविता के शब्दों में दोहरा रहा हूं मैं, एक बेमतलब कामकाजी दुनिया को किसी आराम तलब पाजी ख्याल से छेड़ने वाली विकल्प बुद्धि, ये सब हम कुंवर जी के संग्रहों में पाते हैं। उत्तरोत्तर अधिकाधिक सांद्र, अधिकाधिक संश्लिष्ट रूपों में कुंवर नारायण और उनके समकालीन कई अन्य कवि दुनिया को समझने के साथ साथ दुनिया को बदलना भी चाहते हैं,
दुनिया को बदलने भी चाहने वाले कवि हैं वो, किंतु कुंवर नारायण उनमें सर्वाधिक आधुनिक भावबोध संपन्न कवि हैं। और शायद इसी कारण हमारी अपनी परंपरा की जो प्रश्नाकुलता है, उसका जो अपना सृष्टिबोध है और अपना जीवन बोध है, हमारी अपनी संस्कृति का, परंपरा का, उसके से वो ज़्यादा घनिष्ठ है। अर्थात उसका तीक्ष्ण और एकाग्र समसामयिक निर्वचन या कि पुनर्मूल्यांकन कर सकने में भी वो अपने साथी कवियों की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ हैं। आत्मजयी से लेकर वाजश्रवा के बहाने तक की उनकी काव्य यात्रा इसका इंटरनल एविडेंस देती है, आंतरिक साक्ष्य देती है। अपनी काव्य परंपरा को भी एक सार्थक युगानुकूल मोड़ देने में वे इसीलिए सक्षम हुए कि उन्होंने उसे भी उसी तरह स्वायत्त किया। उसके साथ भी उनके वेदन तंत्र का, उनकी सेंसिबिलिटी का संबंध उतना ही तीखा, उतना ही पारदर्शी रहा है। मार्क्सवाद को उन्होंने अन्य आधुनिक विचारधाराओं की तरह पचाया, किंतु मानवीय अस्थि की सारी जटिलताओं को आसानी से भुला देने वाला दर्शन उनके लिए वह कभी नहीं बना, जैसा कि अनेक लोगों के लिए बना है। हम सब इसके साक्षी हैं। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व नामक एक लेखमाला है, व्याख्यान माला कहने चाहिए, कुंवर जी के ही साथ के कवि और मेरे गुरुस्थानीय कवि आलोचक विजय देव नारायण शाही, उन्होंने बड़े सचोट ढंग से दर्शाया है कि साहित्य और साहित्यकार का दायित्व क्या होता है। शाही जी के ही शब्द सुनिए, उन्हीं के शब्दों में बात कैसे आती है। बहुत गजब की बात है, बहुत ही मूलभूत, इस तरह से किसी ने नहीं कही है ये बात। सुनिए शाही जी के शब्द। लेखक का दायित्व एक साथ सामाजिक चेतना, पारिवारिक चेतना, मानवीय चेतना और ब्रह्मांड व्यापी चेतना, इन 4 स्तरों पर बनता है। यह है लेखक की दायित्व चेतना। अगर कभी इनमें से सिर्फ एक को पकड़ ले तो परिवर्तन की दिशा ही उसके हाथ से छूट जाएगी और साहित्यकार वह दायित्व पूरा कर नहीं पाएगा। यह एक बहुत ही गौरतलब नुक्ता है मित्रों, जो कि आधुनिक भावबोध का अनिवार्य अंग बन चुका है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शाही जी कहते हैं, अगर कवि केवल ब्रह्मांड चेतना पकड़ेगा तो बाबा लोगों का चेला हो जाएगा, केवल प्रेम वाली बात पकड़ेगा तो सिनेमा का गीतकार हो जाएगा, अगर केवल समाज चेतना पकड़ेगा तो किसी न किसी पार्टी लाइन का बंदी हो जाएगा। और तब उसमें एक क्षमता ही नहीं रह पाएगी कि चारों चेतनाओं को एक साथ ध्वनित कर सके। असल चैलेंज, असल चुनौती तो कवि के सामने ये है ना कि जो ये अनेकायामी जो आपकी चेतना है, जीवन चेतना है, उसको एक साथ ध्वनित कर सके, एक को दूसरी से अलग करके खाने बंटवा के नहीं, तो चारों चेतनाओं को एक साथ ध्वनित करने की क्षमता चाहिए कवि में। और मनुष्य के निर्माण के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है उस पर निरंतर प्रश्न चिन्ह भी लगाता रहे वो, ये भी आवश्यक है। कुंवर नारायण की कविता में अगर यह प्रश्न चिन्ह लगाने की क्षमता हमें निरंतर दिखाई देती है, अद्यतन रूपों में दिखाई देती रही है, तो इसीलिए कि यह कविता लेखकीय दायित्व के उक्त सभी स्तरों से जुड़ी हुई है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार जब मैं कुंवर जी के साथ ही रह रहा था, उन्हीं के घर पर ये बातचीत हुई थी। शाही जी के इस नया मैंने पढ़ा था तो मैं इससे बहुत उन्मेषित था। मैंने इस पर बात की, भारती जी भी बैठी हुई थी वहाँ पर, मुझे याद नहीं, अपूर्व शायद नहीं थे, है ना।
तो बड़ी अच्छी बातचीत उनके साथ, उस बातचीत की बड़ी संस्मृति मुझे है। ऐसी बहुआयामी कविता में पता भी नहीं चलता कि कहाँ कॉस्मिक चेतना पूरी हुई और कहाँ सामाजिक चेतना शुरू हुई। साहित्य जी के शब्दों में ये साहित्य का बहुत बड़ा दायित्व है, और ऐसा नहीं कि यह परिवर्तन के विरुद्ध पड़ता है, उल्टे ये परिवर्तन को आवश्यक गंभीरता प्रदान करता है और समाज के अंतिम लक्ष्यों के साथ निरंतर हमारे परिवर्तन की गति को जोड़ता है। मित्रों, आप सब लोग जो कि कुंवर जी के काव्य कृतित्व के घनिष्ठ रहे हैं, आप पहचानेंगे, आप इस बात से सहमत होंगे अवश्य कि उनके एकदम आरंभिक दौर की कविता में भी ये जो संश्लिष्ट दायित्व की बात साहित्य जी ने कही है ना, वो कुंवर नारायण की कविता में, एकदम आरंभिक दौर की कविता में भी बड़ी तीखी पहचान उनकी कविता में दिखाई देती है, इस अनेकायामी कवि दायित्व की। आखिर ये हर तरफ से वेद्य, अनेक स्तरों पर संवेदित हो सकने वाली बुद्धि संपन्न मानवीय चेतना ही तो है, जिसमें कुंवर जी की ही एक प्रसिद्ध कविता जो आप सबको मेरी तरह रटी पड़ी होगी कि इंद्रियों से परे जागृत हैं अनेकों भूख, जिसके लिए जिंदगी का आशय मात्र आमाशय, यौनाशय और गर्भाशय तक सीमित नहीं है। क्या यह सहज स्वाभाविक नहीं कि कुंवर नारायण के ही समकालीन कवि आलोचक विजय देव नारायण शाही जी भी काव्य में अनेक मूल्य स्तरों के एक साथ झंकृत होने की बात करते हैं और इसे निरपवाद रूप से श्रेष्ठ कवित्व की कसौटी मानते हैं और निभाते भी हैं। खाली कसौटी मानते नहीं, निभाते हैं, इस कसौटी पर खुद खरे उतर के दिखाते हैं। कुंवर नारायण की कविता में ये जो आत्मसजग बुद्धि ऊर्जा है और भाव ऊर्जा है, दोनों ऊर्जाओं का संतुलन चाहिए, नहीं तो क्या फर्क है दूसरे इंटेलेक्चुअल्स में और साहित्यकार में। साहित्यकार इंटेलेक्चुअल, अगर वैज्ञानिक इंटेलेक्चुअल या टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल या ब्यूरोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक इंटेलेक्चुअल से अगर अलग नहीं है तो फिर क्या उसकी विशेषता क्यों है? हम क्यों उससे उम्मीद करेंगे, क्यों उसके पास ज़्यादा उम्मीद लेकर जाएंगे? तो कुंवर जी की कविता में ये जो आत्मसजग बुद्धि ऊर्जा है और भाव ऊर्जा है, दोनों का संतुलन, ये संतुलन बहुत मुश्किल है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन कितना मुश्किल है ये कवि ही जानता है। लेकिन ये संतुलन जो था ये कुंवर जी में था, सिद्ध किया था उन्होंने। अपने समकालीनों के बीच उन्हें विशिष्ट पहचान भी देता था वो, और आज के सामाजिक साहित्यिक परिवेश में भी उसकी धार और गूंज घटी नहीं है मित्रों, बल्कि और अधिक बढ़ी है। कुंवर जी की ही एक कविता है जिसमें ईश्वर का मनोवैज्ञानिक रूप भी एक पैराडॉक्स है। कहते हैं, कविता कहती है उनकी, तुम इस जीवन के आगे मेरा निदान निश्चय हो, घबरा कर जिसे रचा है वह महाशक्ति संचय हो, मेरे साहस के उद्गम तुम मेरा अंतिम भय हो। ध्यान देने की बात है कि कवि इस विरोधाभासी सृष्टा से स्वयं को बराबर एक चुनौती या खेल के रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करता है। घोर आत्मावसाद के क्षणों में भी वो फैटलिस्ट नहीं बन पाता, नियतिवादी नहीं बन पाता। ज्यादा थक गया हूँ देख सूना आकाश, लेकिन पंख के बल आज भी निरुपाय उतने नहीं। अब देखिए इसको, पंक्ति को आप, ज्यादा थक गया हूँ देख सूना आकाश, ये वो कहता है, लेकिन उसी सांस में वह इस दूसरी प्रतीति को भी जोड़ देता है कि शायद पंख के बल आज भी निरुपाय
उतने नहीं। जिस तरह सूनाकाश उसके आरंभिक काव्य में अक्सर आने वाला प्रतीक है। आप उनकी कविता की याद करिए, अपने काव्यानुभव की, पठनानुभव की याद करिए। ये सूनाकाश कई जगह आता है उनके यहाँ। इट्स एन ऑफ्ट रिपीटेड मोटिव ऑफ हिज पोइट्री। उसी तरह पंख भी, कवि की चेतना का यह पंख के बल वाला तन पक्ष ही है जो कि निरंतर अपने को, ये जो मनुष्य की नियतिबद्ध परिक्रमा है उसके साथ संघर्षरत रखता आया है। ये बॉडी स्पिरिट डायलेक्टिक आधुनिक विश्व काव्य का एक सुपरिचित चारित्रिक द्वंद्व रहा है। मेरे प्रिय कवि जिन पर मैंने रिसर्च की थी, येट्स की एक है ही बॉडी स्पिरिट डायलेक्ट की ही बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत कविता है। उस पर भी एक बार मुझे याद है, बड़ी प्रिय याद है। इस तरह की बातें उनके साथ होती थी, ये उन्हें भी पसंद थी। इस पर बहुत अच्छी बात, बॉडी स्पिरिट का डायलेक्टिक। क्यों? क्योंकि कुंवर नारायण स्वयं इस अर्थोन्मेष्टा अंतर्द्वंद्व के कवि हैं। उनकी एक कविता का नायक किसी अंदेशे के भयानक किनारे पर बैठा आकाश की नीली सतह पर तैरती उन असंख्य सीपियों को देख रहा है जो कि किसी जुए की फेंकी हुई कौड़ियों की तरह अभी अभी बटोर ली जाएंगी। और फिर भी देखिए उनकी काव्य भाषा क्या कह रही है। फिर भी किसी संदेशे से आशान्वित वे एक असंभव बूंद के लिए खुली हैं। कौन? सीपियां। फिर भी किसी संदेशे से आशान्वित वे एक असंभव बूंद के लिए खुली हैं और हमारे पास उन अनंत ज्योति संकेतों को भेजती हैं जिनसे आकाश नहीं, धरती की गरीब मिट्टी को सजाया जाता है। जाहिर है मित्रों कि अगर ऐसी कविता जिंदगी को उसके काल्पनिक अक्ष पर, एक इमेजिनरी एक्सिस है, उसको झकझोर कर विचलित कर देने की, उसे इसकी नियतिबद्ध परिक्रमा से मोड़ करके पराक्रम की धुरी पर स्थापित करने की बात करती है, तो वह बात खाली एक रोमांटिक विशफुल थिंकिंग नहीं है, एक रोमानी आकांक्षा भर नहीं है। उसके अलावा है, आकांक्षा तो है, रोमांटिसिज्म भी है, लेकिन वो अलग से भी समझ में आती है। वह प्रगति बिंदु भी समझ में आता है जो कि इसी कविता के शब्दों में यांत्रिकता की अपेक्षा मनुष्यता की ओर ज्यादा सरका हुआ है। यह कोई दूसरा नहीं, संग्रह की पहली ही कविता है। कोई दूसरा नहीं जो उनका संग्रह है, उसी पहली कविता की याद करिए आप। ये पंक्तियां उसी में आती हैं। उससे अगला संग्रह जो है अपने सामने, उसकी भी आप पहली ही कविता को देख लीजिए कि वह किस विरोधाभास को इनेक्ट करती है, अभिनीत करती है। शुरू में सब यही चाहते हैं, कविता की कोट कर रहा हूं मैं, शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो। प्रोज का सिंटेक्स और कविता का सिंटेक्स इतनी डेंजरसली करीब आ जाते हैं कुंवर जी की कविता में कभी कभी कि लग सकता है कि ये तो प्रोज है, प्रोजैक है, इसमें काव्य की गूंज नहीं बनती है। लेकिन जल्दी ही आपकी खुशफहमी दूर हो जाती है और आपको लगता है कि वो शॉर्ट इंच कविता है, प्रोज में नहीं हो सकता था ऐसा। तो पहली ही कविता जो संग्रह की है ना, वो मैंने किसकी बात की थी? अपने सामने की कविता की, जो अगला संग्रह है उनका, उसकी पहली कविता की बात की थी मैंने कि कैसा विरोधाभास उसमें इनेक्ट होता है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। कवि की आकांक्षा इस अंत तक हिम्मत न हारने की है, सच्चे और सुदृढ़ शब्दों की हिम्मतों की है। कवि का यह प्रगति बिंदु भी मात्र एक लकीरी प्रगतिवाद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका तगड़ा जवाब
हमें यही कविता दे देती है, अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए सुनिए कितनी बड़ी जोरदार पंक्तियां हैं ये। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। सोचिए कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। कुंवर नारायण का कवि इस ऊल जलूल दुनिया को भी उतनी ही उत्कट संवेदना से जानता है जितना 10 सिरों से सोचने की नितांत आधुनिक बौद्धिक यंत्रणा को। जो भुगतता है वही समझ सकता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल एगनी जिसने फेस की है, सामना किया है उसका। किताबी एब्सर्ड नहीं है ये। किताबी एब्सर्ड वाले आधुनिकतावाद से कुंवर जी की कविता उतनी ही दूर है जितनी कि लकीरी प्रगतिवाद से। वाम 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 दिशा समय ऐसे ये नहीं। चक्रव्यूह संग्रह की कविता में हमने पढ़ा था, याद करिए, पहले ही संग्रह चक्रव्यूह की कविता में, अभी तो जूझ लेने का प्रलोभन, शून्य से भी जूझ लेने का प्रलोभन, फिर कभी क्या मिल सकेगा जिंदगी में, जिंदगी से भी बड़ा कुछ। यह जिंदगी में जिंदगी से भी बड़ा कुछ पाने की उम्मीद जो कुछ नहीं के सिर पर चढ़ कर के बोलती है, क्या कोई मामूली बात है? कुंवर नारायण एक तरह से देखा जाए तो इसी उम्मीद और इसी पुरुषार्थ के कवि हैं। इस पुरुषार्थ की कौंध कहाँ मिलती है उनको? देखिए इस पुरुषार्थ की कौंध उन्हें कहाँ दिखाई देती है, कहाँ मिलती है? कभी गांव के किसी खपती सम्मेदन में दिखाई दे जाती है, वो साधारण पात्रों में। इस पुरुषार्थ की कौंध उन्हें कभी किसी गांव के खपती सम्मेदन में मिल जाती है, तो कभी वह बिना लड़े अपनी ही तुच्छताओं की अधीनता स्वीकार करने चले आने वाले देश के उस नागरिक की चीख में, जो कि स्वाभिमान के अर्थ को नए सिरे से ईजाद करना चाहता है। लेकिन अकारण नहीं मित्रों कि कवि से हमारे यहाँ यानी हमारी अपनी भारतीय परंपरा में शिवेतर क्षति की भी उम्मीद। काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतर क्षतये, काव्य के ये प्रयोजन बताए गए हैं ना हमारे पास। तो शिवेतर क्षति क्या है? जो अमांगलिक है, मन विरोधी है, उसको खत्म करना, ये भी कवि का और कविता का पुरुषार्थ होता है। ये कवि से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो अशिव है उससे लड़ेगा, उसको प्रतिरोध देगा। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई अब जाकर के किसी ने ये वो किया हुई, शुरू से ये काव्य से हमारी बहुत पुरानी मांग, पुरानी प्रत्याशा, पुरानी आशा रही है। क्या यह एक सार्वभौम तथ्य नहीं कि कविता की प्रेरणा, कविता की शक्ति के ठीक विपरीत भी एक शक्ति है जिसको मनुष्य ने ही उपजाया है? मनुष्य का ही करतूत है, वो मनुष्य की ही करनी है, जो मनुष्य के ही पुरुषार्थ की सारी उपलब्धियों को नष्ट कर देती है। जरा सोचिए कितना संहार, कैसी कैसी कलाकृतियों का, किस तपस्या से निर्मित, कैसी कैसी जो मनुष्य की विजय पताका है, मनुष्य की प्रतिभा की सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, सबसे उसको नष्ट किया है मनुष्य ने ही। नितांत
कविता तत्काल कुछ नहीं बदलती, किंतु यह शक्ति तत्काल बहुत कुछ उलटफेर कर सकती है। ये जो डिस्ट्रक्टिव शक्ति है मनुष्य की, जो किसी न किसी आइडियोलॉजी के पीछे बर्बाद कर सकती है मनुष्य की ही सारी उपलब्धियों को। वो धार्मिक भी हो सकती है आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं है कि तथाकथित मजहबी जुनून में भी। कविता तत्काल कुछ नहीं बदलती, लेकिन ये जो शक्ति है वो बहुत कुछ उलटफेर कर सकती है। ये विजेता की महत्वाकांक्षा, स्वयं कुंवर जी के शब्दों में विजेता की महत्वाकांक्षा। आपको याद होगा नालंदा और बख्तियार सरीखी कुंवर जी की रचनाएं हैं, वो इसी बात को, इसी तथ्य को उघाड़ती हैं। वो 1000 साल पहले घटी वह घटना कवि के अनुसार भी बीती नहीं है, अभी भी घटित हो रही है। लड़ाई से मुंह फेर कर भाग गए थे कुछ विचारक, कविता कोट कर रहा हूँ। लड़ाई से मुंह फेर कर भाग गए थे कुछ विचारक, घने जंगलों की ओर केवल कुछ ग्रंथ बचाकर। वे आज भी भाग रहे हैं उसी तरह, मदरसे और किले में फर्क न कर सकने वाले विजेताओं से घबरा कर। बड़े हीरो माने जाने वाले इतिहास के लोग, जो जिन्हें मदरसे और किले में भी इनके बीच भी तमीज करना नहीं आता, कर ही नहीं सकते। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ विजेता की महत्वाकांक्षा के अलावा भी एक कारक सक्रिय है, और वह है साम्राज्यवादी मजहबी उन्माद में निहित जिघांसा वाली मूर्ति भंजक मनोवृत्ति। कुंवर जी के वेदन तंत्र का इस ऐतिहासिक विभीषिका से बड़े दुर्निवार्य किस्म का उलझाव रहा है, बड़ा ऑब्सेस्ड है उनकी इमेजिनेशन मनुष्य की इस ट्रेजेडी से। नालंदा और बख्तियारी क्यों, गोलकुंडा, विजयनगर और इब्न बतूता भी मौजूद हैं उनकी कविता में, खासी जगह घेरते हैं। क्यों है वो, क्या रोल है उनका वहाँ? कहना न होगा कि इतिहास बोध शून्य इतिहासवाद भी हमारे समय की बेहद कड़वी सच्चाइयों में शामिल है, जिससे कुंवर नारायण की कविता सीधे टकराती है। इसी तरह यांत्रिकता, मैकेनिकल बिहेवियर, यांत्रिकता, इससे बड़ी ट्रेजेडी मानुष भाव की और क्या होगी, मानुष सत्य की क्या होगी। स्वभाव पर मानुष सत्य तार पर नाई, चंडीदास ने कहा। मानुष भाव के, मानुष सत्य की, इससे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है। साफ दिखाई देता है जो मीलों के विस्तार में फैले हुए हैं खंडहर। कितनी प्रतिभा, कितनी तपस्या से निर्मित सौंदर्य, शक्ति, अर्थोपलब्धि मनुष्य की किस जिघांसा के तहत वो नष्ट की जाती है। तो कवि की दृष्टि में ये यांत्रिकता भी है उसका प्रतिपक्ष। एक कविता है कुंवर जी की जल्दी में, शीर्षक है उसका। आधुनिक सभ्यता की बदहवासी को, उसकी दिग्भ्रांति को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज करने वाली कविता है वो। सुनिए, हर बड़ी जल्दी को और बड़ी जल्दी में बदलने की लाख लाख जल्दबाज मशीनों का हम रोज आविष्कार कर रहे हैं, ताकि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई हमारी जल्दियां हमें जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पहुंचा दें जहां हम हर घड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचने की जल्दी में है। मगर कहाँ, ये जल्दी का जो बार बार बलाघात है उस पर कितना कैसा उपयोग किया कवि ने। ये संतरास जो है यांत्रिकता का, सबसे ज़्यादा हमारे सर पर चढ़ कर के कहाँ बोल रहा है, आंकड़ों की बीमारी में।
आंकड़ा हो गया है सभ्यता। आंकड़ों पर सचमुच कोई दवा काम नहीं करती है। ये स्वयं कुंवर जी की कविता की एक पंक्ति है। यह इलाज करने वाला डॉक्टर इसी नाम की कविता में कह रहा है, जो कि स्वयं इन्हीं आंकड़ों के आत्मविश्वास के बल पर ही एक स्वचालित यंत्र की तरह काम करे। इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ हो ही नहीं सकती कि चेतना संपन्न मनुष्य, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। मनुष्य भाव क्या होता है, उसी को नष्ट कर देने वाली, यंत्र में बदल देने वाला जो चीज़ है, उससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या होगी। तो कुंवर नारायण की कविता किसी नैतिक पूर्णतावादी मताग्रही विश्वास से परिचालित नहीं है, बल्कि मानवीय स्खलनों को यथा तथ्य स्वीकार करके पचा करके चलने वाली कविता है। इसीलिए मनुष्य में उसकी आस्था मामूली आस्था नहीं है, सेंटिमेंटल विशफुल आस्था नहीं है, बल्कि जोखिम से निखरी हुई आस्था है। यो मनुष्य में विश्वास खो देने के पर्याप्त कारण स्वयं मनुष्य की ही लाइलाज लगने वाली अमानुषिकता उसके समूचे इतिहास में जुटाती रही है। हम देख ही पाए हैं, हम देख आए हैं कि किस प्रकार वे इस कवि के कवित्व में ही अंतर्भुक्त हैं। फिर भी इन दुर्दांत वास्तविकताओं के आर पार देखती उनकी कविता कहती है, पहला शब्द एक घटना थी और पृथ्वी थी जिस पर अमिट कुछ लिखने के लिए समय की स्याही थी। इतनी सुंदर पंक्ति। मित्रों, एक आधुनिक कवि विचारक का कथन है, कौन है, मेरा ख्याल है शायद W.B. येट्स है, मैच्योरिंग एज ए पोएट मीन्स मैच्योरिंग एज ए होल मैन। कवि की तरह से सयाना होने का अर्थ क्या होता है। सयाने तो सभी होते हैं, मजबूर हैं आप सयाने होने के लिए। बचपने से थोड़ी जीवन चलेगा आपका, मैच्योर तो होना पड़ेगा ना। लेकिन मैच्योरिटी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हम बहुत सी कुछ चीज़ हम समझते हैं कि ये मैच्योरिटी है, जबकि वो निहायत इमेच्योर बात है, उसको हम मैच्योरिटी समझते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है, आपके मनुष्यत्व की कई आयाम हैं, सबको एक साथ लेके मैच्योर होना। ये नहीं कि एक अंग में तो लकवा पड़ा है आपके और दूसरा अंग कसरत कर रहा है, ऐसा तो ये कोई मैं कहाँ की मैच्योरिटी। तो मैच्योरिंग एज ए पोएट, कवि की तरह से परिपक्व होने का अर्थ है अपनी संपूर्ण मनुष्यता में परिपक्व होना। मैच्योरिंग एज ए पोएट मीन्स मैच्योरिंग एज अ होल मैन, यानी कवि की हैसियत से प्रौढ़ होने का अर्थ है अपने समूचे वेदन तंत्र के साथ अपनी त्रिआयामी मनुष्यता की समग्रता में परिपक्व होना। कुंवर नारायण एक अर्धशती से भी अधिक समय से काव्य साधना में उन्हीं के शब्दों में कहें तो सच्चे और सुहृद शब्द, ये उन्हीं का फ्रेज है, सच्चे और सुहृद शब्द की साधना में को समर्पित रहे वे। न केवल उनकी कविताएं बल्कि आकारों के आसपास की कहानियां भी 20वीं सदी के भारतीय भावबोध का, उसकी अंतरात्मिक वेदना का ही नहीं, अभूतपूर्व मानवीय ऑल्टरनेटिव्स से, विकल्पों से समृद्ध उसके बौद्धिक सामर्थ्य का भी विश्वसनीय अंतः साक्ष्य, इंटरनल एविडेंस प्रस्तुत करती रही है। इतिहास बोध कुंवर जी काफ़ी लगता है, कभी कभी तो लगता है बहुत ऑब्सेस्ड है वो इतिहास से, और सही है, ऑब्सेस्ड है तो बिल्कुल सही है। वो एक कवि की नियति है, जिस सभ्यता में वो जन्मा है, जिससे उसका साबका पड़ा है,
उसके सारे ऊंच नीच को वो देखे, प्रत्यक्ष करे अपनी समूची संवेदना से। तो ये 20वीं सदी के भारतीय भावबोध जो है, उसकी जो वेदना है उसका ही नहीं बल्कि मानवीय विकल्प से समृद्ध उसके बौद्धिक सामर्थ्य का भी विश्वसनीय अंतःसाक्ष्य प्रस्तुत करती रही हैं उनकी कविताएं। इतिहास बोध और मानव केंद्रित आस्था, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता, करुणा और व्यंग्य, विद्रूप समन्वित विक्षोभ, सबका ये जो प्रखर द्वंद्वात्मक कॉम्बिनेशन है, संयोग है, ये जो कुंवर जी के समकालीन कवि हैं, उन समकालीनों के बीच तो उनकी विशिष्ट पहचान बनाता ही है। कितने अलग अलग हैं देखिए आप। नई कविता के कवि छायावाद के बाद जो सबसे उपजाऊ काव्यांदोलन उपजा, क्योंकि उसके साथ आपके इस वक्ता का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। बातचीत का जैसा स्तर, बहस का जैसा माहौल, कविता के प्रति इतनी सजग संवेदनशीलता, वैश्विक संवेदना के साथ साथ खास अपनी हिंदुस्तानी जमीन का ऐसा आग्रह, ऐसी पकड़ उस पर। उसके बाद के दौर की कविता में कहाँ तक दिखती है, बड़ा सुविधाजनक सवाल है ये, जिससे हम टकराते नहीं हैं कभी। समझते हैं बड़ा भारी कोरस हमने खड़ा कर दिया तो और किसी की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है उनमें। सबसे जिम्मेदार आवाज़ें ही चुप हो जाती हैं अपने आप उस शोरगुल में बज। तो ठेठ आज के परिदृश्य में भी ये जो खास तरह का इतिहास बोध है कुंवर नारायण जैसे कवियों का, जो मानव केंद्रित आस्था है, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता, करुणा और व्यंग्य, विद्रूप समन्वित विक्षोभ, सबका एक प्रखर द्वंद्वात्मक संयोग जो है हम अपने समकालीनों के बीच कुंवर नारायण की विशिष्ट पहचान तो बनाता ही है। ठेठ आज के परिदृश्य में भी वो उतना ही सार्थक और प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसीलिए हम याद कर रहे हैं उन्हें। अपने अत्यंत आधुनिक और नागर मुहावरे में यह कवित्व हमारे समय के कई सारे अंतर्विरोधों को, उसकी मानवीयता, उसकी अमानवीयता को, उसकी नैतिक वैधता और उसके सांवैधानिक भोथरेपन को, दोनों को, खुले विकल्पों वाली रचनात्मक बुद्धि ऊर्जा एक तरफ और अभूतपूर्व मूल्य मूढ़ता दूसरी तरफ, एक साथ दोनों को उजागर करने वाली बुद्धि चाहिए। काव्य बुद्धि, खाली बुद्धि नहीं। जिसे कि मेरे गुरु साईं जी कहते थे, पर्याप्त प्रतिक्रिया की आवाज कहाँ है? वस्तुस्थिति के प्रति वस्तुस्थिति की सही पहचान और उसके प्रति पर्याप्त प्रतिक्रिया की आवाज, ये कहते थे साईं जी। वैसा ही वही कुंवर जी की कविता भी वैसी ही पर्याप्त प्रतिक्रिया की आवाज बनती है, बनने को संकल्पित रही है अपने समूचे विस्तार में। संवेदना और विवेक की जिस छुरे की धार पर अपने कवित्व को रियलाइज करने का, उसको चरितार्थ करने का मार्ग कुंवर जी ने चुना था आज से कोई 60 बरस पहले, उसके दोनों तरफ की खाइयों से अपना नाजुक संतुलन बनाए रख सके, वो बहुत मुश्किल है। उनकी अपनी ही एक कविता के शब्द लेने की जरूरत महसूस हो रही है। ये भी उनकी खासियत है।
आप कोई बात कुंवर जी की कविता से संबद्ध कहना चाहते हैं ना, और उसके लिए शब्द पा भी लेते हैं, आपको लगता है कसर रहेगी, तब फिर आप उन्हीं की कविता में से शब्द निकालते हैं, तब बात बनती है पूरी। क्षय की लय पकड़ चुकी शैली, अब ये फ्रेज जैसे उनकी कविता का, क्षय की लय पकड़ चुकी शैली, उसमें जकड़ जाना कितनी बड़ी विडंबना होगी, लेकिन वही हो रहा है। जिस नियति के प्रति कुंवर जी जैसे कवि स्वभावतः सजग सावधान रहे हैं, साथ ही दूसरी ओर वे उस प्रगतिवादी प्रलोभन के दुष्चक्र से भी अपने सहज विवेक को अक्षत अनाहत रख सके, जो कि उन्हीं के समान धर्मा कवि विजय देव नारायण शाही जी की पदावली में, सुनिए शाही जी की कविता की पंक्ति है ये, साथियों यह है प्रगतिवाद, साथियों इतिहास का संदेश है बहुजन हिताय, आज मर लो मार लो कल मौज करना है हमें, ये है वो घोर नियतिवादी इतिहासवाद, घोर नियतिवादी इतिहासवाद की गुलामी से उपजा हुआ प्रलोभन। आज के खासे रिटोरिकल साहित्यिक परिवेश की घटाटोप में कुंवर नारायण जैसी वयस्क आवाज को ज़्यादा कान लगा करके सुनना, फिर से सुनना ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं लगने लगा है क्या? आज जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा टोटा महसूस होता है, बल्कि जिस टोटे को लोग गुण बताने लगे हैं, ये हालत हो गई है। गौरवान्वित होते हैं उस टोटे से, वो उस हानि से, कितना नुकसान कर रहा है वो, कितना कर दिया उसने कबाड़ा, इसकी उन्हें कोई न समझ है न चिंता है। उसे एक काव्य गुण की तरह प्रचारित कर रहे हैं बेशर्मी से। क्या टोटा है वो, क्या क्षति है, क्या कमजोरी है, कैसी विकलांगता है? यही वयस्क भावबोध की कमी, वयस्क भावबोध यानी भरपूर बुद्धि ऊर्जा से प्रेरित और संयुक्त भाव ऊर्जा का टोटा। मुझे यहाँ आधुनिक काव्यालोचक F.R. लीविस की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने लिखा है, देयर आर काइंड्स ऑफ रोबस्टनेस अ पोएट इज बेस्ट विदाउट, अर्थात एक आत्मविश्वास ऐसा भी होता है जिससे कभी वंचित, अच्छा कभी वंचित ही रहे, भगवान न करे उसे कोई ऐसा आत्मविश्वास आए उसमें, यह आत्मविश्वास और पटरा बिठा देता है, उसके सब उसे पता भी नहीं चलता कितना अपने आप को छल रहा है वो जाने अनजाने। देयर आर काइंड्स ऑफ रोबस्टनेस, तथा कथित मजबूती, तथा कथित, वास्तविक नहीं। देयर आर काइंड्स ऑफ रोबस्टनेस अ पोएट इज जस्ट इज बेस्ट विदाउट, न हो ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, क्रूड बनाती है जो आदमी को, उसकी सेंसिबिलिटी को ही क्रूड बना देती है, और उसे पता भी नहीं चलता कितना क्रूड है, वो अपने को बड़ा 30 मार का समझता है वो। तो यानी क्या कह रहे, देयर आर काइंड्स ऑफ रोबस्टनेस ए बस ए पोएट इज बेस्ट विदाउट, अर्थात एक आत्मविश्वास ऐसा भी होता है जिससे अपने कवित्व की अगर कुशल चाहते हो तो वंचित ही रहो उससे, ऐसे आत्मविश्वास से आत्मविश्वास न होना ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रसंग में कुंवर जी के इन दिनों संग्रह की एक कविता अचानक में कौंध रही है, जिसे उद्धृत करके मैं इस वक्तव्य का समापन करना चाहूँगा। इन दिनों संग्रह में है ये कविता, अगर मैं सही हूँ तो, आजकल मेरी स्मृति बहुत अचूक नहीं रह गई है, गड़बड़ भी हो सकती है। खैर कविता तो उन्हीं की है ना, थोड़ा अगर देखिए, आप कह रहे हैं, अगर मुझ में अपनी दुनिया को बदल सकने की ताकत होती
तो सबसे पहले उस मैं को बदलने से शुरू करता जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत होती। देखिए, अगर मुझ में अपनी दुनिया को बदल सकने की ताकत होती तो सबसे पहले उस मैं को बदलने से शुरू करता जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत होती। अब बताइए, ये जो तर्क है, या कहूँ काव्य तर्क है, काव्य तर्क अलग चीज है। इस काव्य तर्क के बाद भला किसी भी अतिरिक्त रिटोरिक के लिए, वाग्मिता के लिए गुंजाइश ही कहाँ बचती है? गुंजाइश अगर कुछ बचती है तो सिर्फ ये कहने की जो कुंवर नारायण का कवि कह रहा है इस कविता में, क्या? दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और वह हमने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। ये जो मैंने अपनी डायरी से कुमार जीव जो उनका नया काव्य पढ़ा था ना, नया नया, उस पर मैंने कुछ जल्दी में कुछ घसीटा था, पढ़ा था मैंने ना, तो वो क्यों कुंवर जी उससे इतने चमत्कृत हुए, क्यों उन्हें उस दृष्टांत को, ऐतिहासिक दृष्टांत को, जिंदा दृष्टांत को अपनी कविता से सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई उनको? एक आधुनिक कवि अपने अग्रजों से क्या रिश्ता होता है, ये समझ आज हम बुरी तरह गंवा रहे हैं, जानबूझकर गंवा रहे हैं। लेकिन कुंवर जी जैसे कवियों की प्रासंगिकता और सार्थकता के ये पहलू भी है। अतीत के साथ, इतिहास के साथ उनका संबंध बड़ा क्रिएटिव संबंध है। ये उनकी कविता की खास सामर्थ्य है, खूबी है, जिसे हम चाहें तो अपने में भी उसकी संभावना अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। बहुत कोशिश की गई है उसे नष्ट करने की, सफल भी हुई है, लेकिन शायद नहीं हो सकी वो पूरी। अब भी उसमें जान है। और कुंवर जी सरी के कवि, उसके खिलाफ हमारा कवच है, यूं निष्कवच संवेदना है, वध्य वेद्य संवेदना है। लेकिन वो एक अलग बात है। तो कुमार जीव ने को कवि ने कैसे देखा था, मैंने उद्धृत किया था ना, कुछ सुनाया था उस कविता में से आपको। क्या था? एक कारागार में प्रतिदिन एक नया जीवन, एक कारागार में भी संभव है प्रतिदिन एक नया जीवन। एक भाषा से दूसरी में प्रवेश करता है कुमार जीव, एक देश से दूसरे में, एक संस्कृति से दूसरी में, एक व्यक्ति से अधिक उसके विचारों में जीवन होता है। मित्रों, अब आप देख ही चुके होंगे क्यों ये कंपल्शन, क्यों ये मजबूरी होती है एक कवि को 600, 1000, 1100 वर्ष पहले के किसी विद्वान की या कवि की जीवनी को फिर से जीने की, उसको अपनी संवेदना में जीने की, फिर जिंदा करने की। ये संबंध है आपका। अगर ये संबंध नहीं है आपका अपने अतीत के साथ, तो आप योग्य ही नहीं हैं, अपनी संस्कृति में पैदा होने योग्य ही नहीं है आप। कोई बिल्कुल हरामी संबंध है आपका, जेन्युइन संबंध नहीं है अपने अतीत से, अपने पूर्व पुरुषों से। और कुंवर नारायण का कवि हमको यह योग्यता लौटालता है, बहुत बुरे समय में हमें चेतन करता है क्या रिश्ता होना चाहिए अपने इतिहास से,
अपने अतीत से हमारा। ये इतिहासवादी होना नहीं है, ये इतिहास का बंदी होना नहीं है, ये इतिहास को आर पार पहचानना है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत सी बातें हैं कुंवर जी के साथ, जितने पल हमने जीवन के अमूल्य बिताए हैं, उनकी मैत्री का, सब में मैत्री की प्रतिभा नहीं होती है, प्रतिभाशाली लोगों में भी कुंवर जी में वो बात थी। किसमें क्या है, उसको इतना एनकरेज करने की, अपने से छोटी, अपने से कम उम्र वाली पीढ़ी को अपने अनुभव का लाभ देना, बिना उस पर अपने गरिमा का एक्स्ट्रा बोझ लादे, उसकी अपनी संभावना को पहचाना, उसे जागृत करना। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी डायरी से, या उनके पत्र थे मेरे पास, मैंने निकाले थे वो, फिर मुझे लगा कि ये अति हो जाएगी, ज़्यादा बोलना, तो लेकिन मैं देखने की बात दिखाना चाहता था मैं, कि किस तरह से वे दूसरे कवि अपने से बाद की पीढ़ी के कवियों या उपन्यासकारों को पढ़ते हैं, उसकी सही आलोचना करते हैं, इनकरेज करते हैं, अपने से बाद वाली पीढ़ी के साथ सर्जनात्मक संबंध बनाते हैं। वरना अर्थ क्या है भैया? अगर कवि ही एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकते, सीनियर पोएट जो है, अग्रज कवि, अपने अनुज पीढ़ी के कवि को अगर ज़रूरी समर्थन, ज़रूरी खुराक नहीं दे सकता, तो फिर क्या अर्थ है साहित्य का? लेकिन ये कुंवर जी में था, उनकी मैत्री इसीलिए अनमोल थी। उनका संसर्ग, उनका सत्संग पाने का लालच इतना होता था कि कोई न कोई बहाना, कोई न कोई निमित्त खोज के हम अपने 2 दिन 3 दिन उनके साथ भारती जी और कुंवर जी का संसर्ग पाने की व्याकुलता में पहुंच जाते थे और पा करके लौटते थे। ये खाली एक भावुक या भाविक संस्मरणात्मकता नहीं है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, तो लेकिन मिस करते हैं जो आप ऐसे बड़े कलेजे वाले और ऐसी विश्वव्यापी संवेदना का साझा कर सकने वाली चेतना के सत्संग की कमी की भरपाई हो नहीं सकती। होनी चाहिए, हो सकती है, हो नहीं सकती ऐसा मैं नहीं कह रहा। वो तो एक निराशावाद को समर्पित हो जाना होगा। हम तो इसी आशा में जीते हैं कि आज भी संभव है वह सब जो हमारे अग्रजों ने देखा, जिया और करके दिखाया, आज भी क्यों नहीं संभव है? अवश्य संभव है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो खासी दीर्घ श्रृंखला, 18 लोगों ने भाग लिया इसमें। मैंने कहीं नोट किया था, कई हमारे जान पहचान के
जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी कविता, जिनके लिखे को से हमारा संबंध है, सबको जुटाया अर्पण कुमार जी ने। और देखना चाहा कि कैसा संबंध अपने अग्रज कवि के साथ हमने कमाया है, अर्जित किया है। तो ये बहुत ही अच्छी श्रृंखला रही और मैं बधाई देता हूँ कर्ता धर्ताओं को इस आयोजन के, अर्पण कुमार जी वगैरह को, सबको, कि उन्होंने ये अनुष्ठान किया जिसका कि आज पूर्णाहुति बहुत अच्छे ढंग से संगीतमयी पूर्णाहुति हुई। ये एक अलग से एक लाभ भी मिल गया। शोभा जी जो इसमें शरीक थी पूरे आयोजन में, और उनके गायन से इसका समापन हुआ। एक बहुत अच्छी बात हुई, मेरे लिए एक अभूतपूर्व सा अनुभव था, है ना। कुंवर जी की कविता को गाए जाते हुए पहली बार मैंने सुना है, और उसका पर्पज़ है, उसका उपयोग है, उसकी अपनी गुणवत्ता है, जगह है उसकी। दोनों में बात सुन रहा था, दोनों की, उनकी और मंजरी जी की, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। करते नहीं हम लोग, संगीत का और साहित्य का क्या संबंध है, इस पर बातचीत कोई होती ही नहीं है भी नहीं। वो पहले की पीढ़ी में जिस तरह से, यानी लोग, मुझे याद है जब मैं इलाहाबाद भग के बीच बीच में भाग के जाता था, मैं 2 दिन के लिए सत्संग पाने का, शाही जी से, विपिन अग्रवाल से, ये लोग, क्योंकि ये लोग बड़े तगड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े कर्रे बौद्धिक, सच्चे बौद्धिक थे, है ना। लेकिन वो दूसरी कलाओं के प्रति इतने खुले हुए, इतने संवेदनशील भी थे। तब उनका आनंद, उनसे मिलने का, उनसे जो सचमुच जो एक कहते हैं आत्म विनिमय, आप अपना विनिमय कर रहे हैं, ये जो था ना, तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और मैं इस समापन के अवसर पर आपके सामने हूँ। सब तो मैं नहीं सुन सका, संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैंने सुना कई लोगों को, है ना, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सार्थक आयोजन किया जनसुलभ पुस्तकालय ने। ये सब लोग, विनोद भारद्वाज बहुत आत्मीय थे, बहुत निकट के व्यक्ति थे नई पीढ़ी के, कुंवर जी के। हमने तो अपना आलोचनात्मक लेखन एक तरह से उसी से शुरू किया, जो विनोद ने पत्रिका निकाली थी, क्या नाम था उसका, विनोद भारद्वाज की ने पत्रिका निकाली, आरंभ, है ना, आरंभ नाम था उसका। तो ऐसे ये विनोद भारद्वाज भी ने भी भागीदारी की इसमें, कुंवर जी पर इस आयोजन में, हैं, सविता सिंह ने, हमारे मित्र, प्रखर समाजवादी मित्र, हमारे कवि गिरधर राठी, अनामिका, है ना, गीत चतुर्वेदी, के अरविंदाक्षन, नरेश सक्सेना, स्वयं शोभा जी, तो ये सब लोग जो थे ना, सवाई सिंह शेखावत भी थे उसमें, निरंजन श्रोत्री भी थे, ओम निश्चल भी थे। तो कई लोग जो हैं इससे जुड़े, बड़ा सार्थक हुआ। ऐसा होता रहे, सचमुच ऐसा होता रहे कि कविगण, उनके कवियों की एक अलग बिरादरी, ऐसी अलग बिरादरी से मेरा मतलब सबसे अलग अपना वो करने वाली नहीं, बल्कि सचमुच की बिरादरी जो एक दूसरे को इस तरह से समझें जैसे कोई और नहीं समझ सकता, जिसकी आज बड़ी भारी कमी है। और कुंवर जी की रचना जो है, कुंवर जी की विवेचना भी, जो संबंध है उनका अतीत के साथ भी, बहुत खास संबंध जो उनका इतिहास से है, जो उनकी कविता में
झलकता है, इसका इंटरनल एविडेंस, उसकी आज सचमुच ज़रूरत है। तो ये सब इसी में मैंने कहा कि जीवन का गहरा स्वीकार, सब कुछ, सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद, सारे अपशकुनों के बावजूद जीवन का गहरा स्वीकार, ये कुंवर जी का कृतित्व है, जिसमें कि इन सब प्रतिभागियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया और इस श्रृंखला को सार्थकता, फलवत्ता प्रदान की। बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों को बधाई, धन्यवाद कि आपने सब इतने रुचि से, मनोयोग से सुना। धन्यवाद।